हेलो साथियों, जीडी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है। जीडी की भर्ती बम्पर भर्ती आई हुई है और जनवरी में इसका एग्जाम होने वाला है। हम प्रयास कर रहे हैं आपके साथ मिलकर कि आप जो है अपनी सफलता को और अधिक नज़दीक ले आएं। इन एक महीने में आप अपना सफलता सुनिश्चित कर लें। आप और हम मिलकर ये कीर्तिमान बनाएं। देखिए, टीएसए क्लासेस पर जो आपकी हिंदी और जीएस के बैच चल रहे हैं, जिसमें आप प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है, इसे लगाएं और अपने 600 से 800 क्वेश्चन जो आपको इस महीने मिलने वाले हैं उनसे द्वारा सफलता सुनिश्चित करें। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएसए क्लासेस पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो हमारी क्लासेस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही हैं और आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी। अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए। आज की क्लास मैं शुरू कर रहा हूं और आपको ऐसे प्रतिदिन क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। लगातार क्या चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। चलिए, आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध निम्नलिखित अधिकारी का संबंध किस का संबंध ठगी के दमन से है। तो ठगी प्रथा का अंत भारत में करने वाला कौन सा अधिकारी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा उसने, अधिकारी पूछा है वारन हेस्टिंग्स, सिलीमैन, बैटिंग और ऑकलैंड। तो हमारे माइंड में सीधा सा क्वेश्चन आता है कि बैटिंग है ना। ठीक है, बैटिंग था, लेकिन बैटिंग कौन है? गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल पूछेगा तो हम लगाएंगे विलियम बैटिंग लगाएंगे। और अगर पूछता है अधिकारी तो कौन लगाएंगे हम? सिलीमैन इसका आंसर होगा। सिलीमैन एक अधिकारी है और ये कौन था? एक सैनिक अधिकारी था। एक कौन था? सैनिक अधिकारी था। इसकी सहायता से भारत में ठगी प्रथा का अंत विलियम बैटिंग ने किया। विलियम बैटिंग हमारा 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना। ये भारत का गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन आएगा आपसे, बताइए भारत का गवर्नर जनरल कौन? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग। भारत चार्टर, आपका जो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा इसको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। विलियम बैटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। तो 1829 में इसने सती प्रथा का अंत किया और ठगी प्रथा का अंत करने वाला शासक भी कौन है? विलियम बैटिंग है। लेकिन इसमें सहायता किसने करी? इसकी सिलीमैन ने की थी। हेस्टिंग्स देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहलाया वारन हेस्टिंग्स था। ऑकलैंड देखिए, जीटी रोड के लिए, किसके लिए? जीटी रोड के लिए जाना जाता है। 1836 से 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल रहा। जीटी रोड बनाने वाला व्यक्ति कौन है? और लॉर्ड ऑकलैंड है, जो आज भारत का बहुत ही फेमस रोड है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम देखिए, आर्टिफिशियल मतलब बनाए हुए बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें देखिए कांडला, मंगलौर, चेन्नई या हल्दिया। कांडला देखिए गुजरात में है और मंगलौर आपका, मंगलौर कर्नाटक में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है ना। हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई आप जानते हैं कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और यही इसका आंसर है। चेन्नई हमारा एक कैसा है? चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह। बाकी जो बंदरगाह हमारे हैं, कांडला हुआ, मंगलौर हुआ, हल्दिया हुआ, ये बंदरगाह हमारे सबके सब कैसे हैं? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और कांडला इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जहां से हमारा बहुत अधिक एक्सपोर्ट भारत का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? बजट जानते हैं हम लोग, बजट क्या होता है? देखिए, आपका हर साल सरकार बजट सेशन लेकर आती है। 31 जनवरी को हमारा बजट सेशन स्टार्ट होता है और 1 फरवरी को भारत का बजट हर साल 1 फरवरी को भारत का बजट आता है। इस बार भी हमारा 2023 में पूरे साल के लिए बजट आएगा। देखिए क्या होता है, बजट आने के बाद सरकार अपने खर्चे को पूरा करने के लिए मांगे लेकर आती है, अनुदान मांग लेकर आती है। उस अनुदान मांग में विपक्ष कुछ प्रस्ताव लेकर आता है और वो प्रस्ताव क्या होते हैं? देखिए, स्थगन है, निंदा और कटौती। तो सरकार खर्चे के लिए पैसे मांग रही है, सरकार खर्चे के लिए पैसे मांग रही है, ये सब बोलते हैं हम अनुदान मांग रही है। वो अनुदान में से विपक्षी पार्टी क्या कहती है? वो कटौती की बात करते हैं, कटौती करते हैं इसमें। तो कटौती प्रस्ताव जो होता है वो इसका आंसर है, वो बजट के लिए लाया जाता है।
कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तो आपके अन्य मामलों में आपके लाए जाते हैं संसद में। तो इसका आंसर कौन होगा हमारा? कटौती प्रस्ताव होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, देखिए हम इसको बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है हमारे, वो कहाँ से लिए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिए गए हैं? ऐसे क्वेश्चन आप देखिए तैयार करते रहेंगे तो देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे ही जीएस एक बहुत बड़ा क्या है, सागर है, इसमें आप डूबेंगे तो तैरेंगे या है ना डूबेंगे। तो देखिए जब इसमें कूद जाएंगे तो आप हाथ पैर फड़फड़ाते रहिए, बूंद बूंद से अपने दिमाग को भरते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके हमारे यहाँ से आने वाले हैं। एक क्वेश्चन के साथ हम 4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए 4 ऑप्शन हमारे, चारों को आपके आंसर सॉल्व करते हैं तो आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आपके फैक्ट पहुंचते हैं यहाँ से। तो ये फायदा है यहाँ की स्टडी करने में, ठीक है ना। तो लगे रहिए, साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन है डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। भारतीय संविधान में भाग 4 कौन सा है? भाग 4 में है ये। और आर्टिकल देखिए पूछता है हमारा कहाँ से कहाँ तक है? भाग 4 में आर्टिकल ये हमारा 36 से लेकर 51 तक ये दिए हुए हैं। पिछले लेखपाल में क्वेश्चन सीधा हमसे पूछा गया था ब्रिटेन से। इसका आंसर जो हम लगाएंगे वो आएगा आयरलैंड। आयरलैंड देखिए इंग्लैंड के पास एक देश है, डबलिन इसकी राजधानी है, यहाँ से हमने डीपीएसपी को लिया है। इंग्लैंड से हमारा संविधान बहुत अधिक इंस्पायर्ड है, जहाँ से हमने संसदीय प्रणाली को लिया है। संसदीय प्रणाली आप जानते ही है, लिया है। एकल नागरिकता को हमने लिया है, एकल नागरिकता को लिया है इंग्लैंड से। यूएसए से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। और यहाँ से हमने देखिए प्रस्तावना को कंसेप्ट लिया है। राष्ट्रपति का महाभियोग और राष्ट्रपति का सेना का अध्यक्ष होना हमने यहाँ से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने यहाँ से लिया है। कनाडा से हमने संघीय प्रणाली का कंसेप्ट लिया है। तो संघीय प्रणाली हमारी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। तो आंसर जो हमारा था डीपीएसपी का वो आप याद रखेंगे आयरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखें 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में है और आर्टिकल भाग नंबर 4 में इसको दिया गया है। वो युवावस्था, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है युवावस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है? तो देखिए नदी की हम बात करें, नदी की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है युवावस्था, एक होती है प्रौढ़ावस्था और एक होती है इसकी वृद्धावस्था। देखिए जब नदी उत्पन्न होती है, पर्वत से निकलती है, इसका ढाल तीव्र होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, पानी की स्पीड अधिक होती है, बल अधिक लगता है। नदी गहराई में कटाव करती है और घाटियों को क्या करती है? गहरा करती जाती है। बी शेप्ड आकृति की घाटियां बनाती है नदी। तो युवावस्था में देखिए बी शेप, आई शेप और कैनियन, बी शेप, आई शेप, कैनियन बनाती है। साथ ही देखिए वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल बनाती है और गॉर्ज बनाती है। ये सब युवावस्था में करती है। प्रौढ़ावस्था में नदी क्या करती है? देखिए मैदान बनाती है ना, मैदान बनाती है। यहाँ पर और क्या करती है? मैदान इसमें देखिए विसर्प बनाती है। वृद्धावस्था में नदी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ऐश्वरी नदी बनाती है तब जब सीधी आते हुए डायरेक्ट आपके सागर में नदी गिर जाती है, तब वहाँ ऐश्वरी बनाती है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है आपका ऐश्वरी। नहीं, युवावस्था में क्या बनाती है? देखिए क्या नहीं बनाती? हाँ ठीक है, आंसर क्या है हमारा? ऐश्वरी। तो युवावस्था में नदी ऐश्वरी नहीं बनाती क्योंकि युवावस्था में नदी पर्वत पर होती है और पर्वत पर होते समय इस सागर में नहीं पहुंचेगी। सागर में कब पहुंचेगी? जब उसका अंत अवस्था आएगी, उसको हम प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था कहते हैं। तो ऐश्वरी इसका आंसर आएगा। ऐश्वरी कहाँ बनते हैं? ये सागर के मुहाने पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? सागर के मुहाने पर। एक तरह क्या होते हैं? खड्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? खड्ड को हम ऐश्वरी कहते हैं। भारत में जो ऐश्वरी बनते हैं वो बनते हैं पश्चिम की ओर और इधर बनते हैं डेल्टा। यानी हम देखें पूर्व में क्या बनते हैं? डेल्टा बनते हैं हमारे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो? कैनियन, गॉर्ज, जलप्रपात ये युवावस्था में बनाए जाते हैं। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक, ध्यान रखें रक्षक कहते हैं इसको हम। रक्षक कौन है? हमारे बॉडी गार्ड्स है। क्या है? देखिए बॉडी गार्ड्स हमारी बॉडी में कौन है?
ध्यान रखिए, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में ही होती है, हमारे शरीर में होती है। बाहर से दवाइयाँ खा रहे हैं हम, एंटीबायोटिक खाते हैं, वो वास्तव में हमारे शरीर को जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए होती है। तो वो कौन सी क्षमता हमारी बॉडी में है? ऑप्शन देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं, इसे हम बोलते हैं आरबीसी। और प्लेटलेट्स, आप जानते हैं आजकल डेंगू फैल रहा है, बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। आप सभी को ये सलाह है कि डेंगू से बच के रहिए। आप अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और अगर आप 8-10 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो पैरों पर अपना ध्यान रखें, मच्छरों से पैर ना छुलवाएं। मच्छर पैर छूने आएगा, काटेगा और आपको डेंगू कर जाएगा। और ध्यान रखें, शाम को रात को मलेरिया से भी बचना है, तो ध्यान रखें, मच्छरों से बच के रहें। प्लेटलेट्स को ना गिरने दें। प्लाज्मा और श्वेत रुधिराणु, इसको हम बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं इसको? WBC कहते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा सही, वो है WBC। तो WBC को हम क्या बोलते हैं? बॉडी की बॉडीगार्ड्स कहते हैं। ये हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज बनाने का काम किसका होता है? रुधिर का, इनका होता है। आरबीसी, आरबीसी देखिए हमारी सबसे अधिक संख्या इनकी आरबीसी की होती है, जहाँ पर ये बोन मैरो से, ये सभी रुधिर आपके कणिकाएं कहाँ से बनती हैं? बोन मैरो से बनती हैं, हमारी लंबी हड्डी की अस्थि मज्जा से ये बनती हैं। 120 दिन का इनका कार्यकाल होता है। और WBC देखिए, ये आपका 2 से 5 दिन तक जिंदा रहती हैं। प्लेटलेट्स भी आपका 2 से 5 दिन जिंदा रहती हैं। ये आपका आंसर आएगा श्वेत रुधिराणु या WBC। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हमारे शरीर में धमनियों का काम क्या है? धमनी जानते हैं? देखिए, धमनियां वो जिनमें ब्लड की धमक रहती है, इसे हम बोलते हैं आपका आर्टरी। आर्टरी जो होती हैं, आर्टरी जो होती हैं, उनमें क्या होता है? उनका काम होता है हृदय से रक्त को लेकर पूरे शरीर में फ्लो करना। देखिए, पूरे शरीर में हमारे 2 तरह की वेसिकल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं 2 तरह की। ये वाहिकाएं 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं वेन और एक होती है हमारी आर्टरी। आर्टरी वो होती हैं जो ब्लड को कहाँ से लेती हैं? ब्लड को लेती हैं आपके हार्ट से, हार्ट से ब्लड को लेती हैं। और वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को पहुंचाती हैं टू हार्ट। तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अधिक आपको एकदम समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। वेन्स क्या है? जो हृदय में रक्त पहुंचा रही हैं, और आर्टरी कौन है? जो हृदय से रक्त ले रही हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, हृदय से रुधिर का वहन करने वाली, यही आंसर सही है इसका, यही आंसर सही है। शुद्ध करने का काम कौन करता है? शुद्ध करते हैं लंग्स, फेफड़े रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने का मतलब होता है ऑक्सीजन का उसमें पहुंचना। तो फेफड़े जब हमारे हम सांस लेते हैं तो फेफड़े के एल्वियल्स द्वारा हमारी ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचती है और ब्लड उसे लेकर आगे बढ़ता है, तो इसे बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है। और अगर CO2 मिला हुआ तो कहलाएगा अशुद्ध रक्त कहलाएगा। श्वेत रुधिराणुओं का निर्माण करना ये सब नहीं होता है, ये कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो ये बोन मैरो में होता है। और कह रहे हैं रुधिर वापस हृदय को ले जाना, ये काम मैंने बताया आपको, कौन करता है? वेन्स करती हैं या सिराएं करती हैं। WTA चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, ये हमारा टेनिस टूर्नामेंट है जो चेन्नई में होता है, हर साल होता है WTA। इसमें आपका ऑप्शन है गिंडा लिनेट, लिंडा फुवीटोरवा। तो यही इसका ऑप्शन है। ये चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी है जिसने आपका भारत का टेनिस WTA खिताब जीता है। क्या नाम है? ध्यान रखें, लिंडा फुवीटोरवा। अगला देखिए, किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया है? नागा मिर्च महोत्सव, देखिए नाम से मालूम पड़ रहा होगा, नागा का मतलब क्या है? नागालैंड का है। ये कहाँ का है? नागालैंड से है। और मिर्च महोत्सव का मतलब क्या है? कि यहाँ पर पाई जाने वाली मिर्च की प्रजातियों को एक तरह से महोत्सव के रूप में उसको रखा गया है, उसको लाया गया। तेलंगाना, राजस्थान, नागालैंड, असम। आंसर क्या होगा? आंसर आपको मालूम पड़ गया होगा, क्या होगा? नागालैंड होगा। नागालैंड हमारा कहाँ का राज्य है? ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, राजधानी है इसकी कोहिमा। म्यांमार से लगा हुआ राज्य है नागालैंड, नागा प्रजाति के लिए जाना जाता है। राजस्थान आप जानते हैं
देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है आपका राजस्थान। और राजधानी कौन है? जयपुर इसकी राजधानी है। तेलंगाना देखिए 2014 में बनने वाला राज्य है तेलंगाना। राजधानी हैदराबाद इसकी राजधानी है तेलंगाना की। ठीक है। असम देखिए हमारा, ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही एक राज्य है असम। और दिसपुर इसकी राजधानी है असम की। असम फेमस है मानस और काजीरंगा अभ्यारण्य के लिए। एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? हमारा असम में मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की है? देखिए भारत लगातार जो है मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाता जा रहा है और हम दुनिया में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए भारत ने अपने दवाइयों की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर, उसको कम करने के लिए बल्क ड्रग पार्क जैसे कंसेप्ट को विकसित किया है। और ये पहला बल्क ड्रग पार्क हमारे यहाँ स्थापित किया जा रहा है, जहाँ दवाइयों का, मेडिसिन का एक तरह से क्या होगा, बल्क में निर्माण शुरू होगा। और देखिए ऑप्शन क्या है हमारे? उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। अभी अभी हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट आए हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा आगे बन सकता है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने ये आधारशिला रखी और ये रखी थी ऊना जिले में। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में इसकी आधारशिला रखी गई है। यहाँ अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों में विजय प्राप्त की है। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड हमारा हिमालयी राज्य है। देहरादून और गैरसैंण इसकी राजधानी है। ध्यान रखें, सेकंड राजधानी इसकी कौन है? गैरसैंण है उत्तराखंड। गुजरात देखिए, गुजरात अभी अभी इसके रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर बीजेपी ने इसको जीता है और रिकॉर्ड मतों से जीता है, 156 सीटें उन्होंने जीती। गांधीनगर इसकी राजधानी है। त्रिपुरा देखिए नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। अगरतला इसकी राजधानी है। कौन सी? अगरतला इसकी राजधानी है। तीन ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ। ये क्वेश्चन हमारा पैट में आया है अभी। नेक्स्ट देखें, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति। ध्यान रखें, ऑक्सीजन गैस कब कैसे बनेगी? ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके विघटन, पढ़ें इसको, किसके विघटन से निकलती है? तो किसके विघटन से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ग्लूकोज की अणु, जल की अणु या पायरुविक अणु। देखिए हो क्या रहा है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है PS फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें होता क्या है कि CO2 6CO2 प्लस यहाँ पर हमारा क्या होता है H2O इजिकल टू आपका देखिए यहाँ प्रकाश होगा। प्रकाश के साथ क्या चाहिए हमें चाहिए पर्णहरिम होगा और यहाँ पर CO2 का अपचयन हो जाएगा और यहाँ हमें प्राप्त होता है, देखिए इसके बाद प्राप्त होता है हमें C6H12O6 प्लस O2। तो यहाँ हम देखें इस तरह से हमारा O2 हमें प्राप्त हुआ है और ये किससे प्राप्त हुआ है? यहाँ H2O से। किससे? H2O के अपघटन से प्राप्त हुआ है। H2O से H अलग हो गया, O अलग हो गया है, तो आंसर क्या होगा हमारा? जल के अणु आएगा इसका आंसर। ठीक है, जल के अणु के अपघटन से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दो बातें ध्यान रखें, एक तो हमें यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होती है और दूसरा हमें कहाँ से? भोजन बनता है। तो भोजन बनाने की, ऑक्सीजन निर्मित करने की रासायनिक प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिम द्वारा की जाती है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए करंट का क्वेश्चन है हमारा और ये कैसे क्वेश्चन हमारे आते रहेंगे, है ना, लगातार आपके जो विश्व में कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखें। चीन है, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में आगे पीछे होने का खेल चलता रहता है। इसमें मामले में US इस समय नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है और तीसरे नंबर पर यहाँ हमारा रसिया आता है। रूस, वही रूस, पुतिन का रूस, जिसकी राजधानी मास्को है, जो अभी
यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है हमारा, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल का बड़ा डिस्टरबेंस हुआ है। वही रूस अब क्या है, थर्ड नंबर पर। वही रूस है जिससे भारत अच्छे खासे छूट पर सस्ता तेल खरीद रहा है। चलिए, यूएसए नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर सऊदी अरब है। आंसर हमारा आएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 2 पर हमारा कौन है, अरब है। ईरान को तो आपका बाहर कर दिया है रसिया अमेरिका ने। कांग्रेस ने 1937 में चुनावों में भाग लेकर कितने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, ध्यान रखें। इसमें 1937 में चुनाव हुए थे, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। कितने, 11 ब्रिटिश प्रांत थे जहां पहली बार राज्यों के लिए चुनाव कराए गए थे। उन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनी कांग्रेस की, सरकार बनी कांग्रेस की, और बाकी 3 प्रांतों में सरकार बनी मुस्लिम लीग की। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पूछा 3, 4, 5, 6। देखिए 5 राज्यों में इन्हें पूर्ण बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत मिला था। बंबई में कुछ सीटें कम रह गई थी बहुमत मिलने से, और 2 में इन्होंने गठबंधन से अपनी सरकार बनाई। कुल मिला के 8 प्रांतों में सरकार बनाई। एक प्रांत में बहुमत मिला था पूर्ण मुस्लिम लीग को, 2 में उसने गठबंधन से सरकार बनाई थी। ये सरकार देखिए, ये सरकार कांग्रेस की कब तक चली, 1939 तक चली। कुल मिला के 28 माह तक ये सरकार चली थी। फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया 1939 में, ये कह के कि लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस को अपने समर्थन में नहीं लिया और उनसे बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत सरकार को शामिल कर लिया। इसलिए ये इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जिन्ना ने इसके लिए मुक्ति दिवस मनाया। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन। कांची देखिए कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, विख्यात कैलाश नाथ मंदिर किसका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर है, कहाँ पर है, बनाया था किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नंदी वर्मन द्वितीय ने, कृष्ण प्रथम ने और कृष्ण द्वितीय ने। तो देखिए ये हमारा पल्लव वंश का शासक था। कहाँ का था, पल्लव वंश का शासक है। और इसका जो आंसर है वो यही है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश नाथ मंदिर बनाया। और यहाँ इसने एक मंदिर बनाया था, इसे बोलते हैं तट मंदिर। तो तट मंदिर जो हमारे रथ मंदिर भी कहलाते हैं, ये 7 रथ मंदिर, 7 तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाए गए थे। यहाँ कृष्ण द्वितीय की हम बात करें तो इसने एलोरा में, एक फैक्ट और देख लीजिए, एलोरा का कैलाश मंदिर इसने बनाया था। ये राष्ट्रकूट शासक है। कैसा है, राष्ट्रकूट शासक है, वो पल्लव शासक है। तो ये हमारे आंसर तो इसका आएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम देखिए बांध बना है। तो भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर है, सतलज नदी, व्यास नदी, यमुना नदी, रावी नदी। देखिए ये है हमारा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के आसपास ये बांध बना हुआ है। तो यहाँ नदी बहती है सतलज, तो आंसर इसका आएगा सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, भारत आती है और पाकिस्तान जाके चिनाब नदी में गिर जाती है सतलज। और यहाँ भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम बनाया गया है, भाखड़ा नागल डैम। और यहाँ ध्यान रखें, आधार से ऊंचाई पर जाते समय सबसे ऊंचा डैम है हमारा आपका ग्रेविटी आधारित सबसे बड़ा सबसे ऊंचा डैम है भाखड़ा नागल डैम। ये जो डैम है हमारा, ध्यान रखें, इसके बारे में क्वेश्चन और आता है। ये राजस्थान राजस्थान प्लस राजस्थान और पंजाब, पंजाब प्लस हरियाणा का ज्वाइंट वेंचर है। इन 3 राज्यों ने इसको अपने पानी की सप्लाई के लिए इसको बनाया है। तो ये ध्यान रखेंगे। ब्यास नदी देखिए भारत सिंधु नदी तंत्र का सबसे छोटी नदी है, जो भारत में ही निकलती है और भारत में ही एंड हो जाती है। यमुना नदी देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बंदर पुंछ में यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी के तट पर ही हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नगर खोजा गया था। बड़े जल्दी से क्वेश्चन अगला, कागज
कागज, कागज पर पेंसिल। तो कागज पर पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगता है, कौन सी फोर्स यहाँ काम करती है। देखिए हमारी लाइफ में फोर्स का बड़ा महत्व है। बल के द्वारा हम बहुत सारे काम करते हैं। जब मैं आपको लिख रहा हूँ इस पर, तो किस बल की वजह से लिख रहा हूँ। देखिए पेन जो चल रहा है इसके ऊपर, वो ये जो लाइन खींची जा रही है, ये खींची जा रही है आपके घर्षण की वजह से। अगर यहाँ घर्षण बल ना लगे तो ये यहाँ पर नहीं खींची जाएगी। हाँ इतना जरूर है कि इस पैनल का जो सतह है चिकनी ज्यादा है, जिसमें से घर्षण बल कम लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी हम लिखते हैं वो घर्षण बल की वजह से लगती है। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये रहा हमारा ऑप्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आप लिख पाते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत चिकना पेपर होता है तो उस पर पेंसिल नहीं चलती है, लिखाई नहीं होती। आंसर क्या आएगा, घर्षण बल आएगा। गुरुत्व बल की वजह से आप पृथ्वी पर टिके हुए हैं, आप यहाँ रुके हुए हैं। पृथ्वी बहुत स्पीड से चल रही है, बहुत स्पीड से ये दौड़ रही है, उसके बाद भी हम नहीं गिर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि गुरुत्व बल हमें यहाँ ठहराए हुए है, वायुमंडल को भी गुरुत्व बल यहाँ रोके हुए है, ये है। तो ये इसका आंसर क्या है, घर्षण बल आएगा। हम जो चल पा रहे हैं, चलने के लिए भी घर्षण बल चाहिए होता है। क्वेश्चन आता है, साथ साथ आप नोट कर लें, बर्फ पर चलना क्यों मुश्किल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बर्फ पर चलना क्यों मुश्किल होता है। घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जिससे हम फिसलते ज्यादा हैं। केला खा के कभी फेंका हो छिलका, तो केले के खा के छिलके फेंकते हैं तो उससे भी हम फिसल कर गिर जाते हैं और कई बार अस्पताल पहुंच जाते हैं। ध्यान रखें, केला खाएं, छिलका डस्टबिन में डालें, ये सब गंदगी देश में ना फैलाएं, दूसरों को अस्पताल जाने का मौका ना दें, उससे गिर जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। आंसर इसका घर्षण बल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित आवृत्तियों में से हमारा कान, हमारे जो कान है, देखिए हमारे जो कानपुर हैं वो किन आवृत्ति को सुन पाते हैं, किस आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे इसको, किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं। 250 हर्ट्ज देखिए सुन लेते हैं, 25 हर्ट्ज हाँ सुन लेते हैं, 25,000 हर्ट्ज ये नहीं सुनेंगे। तो 25,000 हर्ट्ज की आवृत्ति हमारे कान नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति ही हम सुन सकते हैं, ना तो इससे ऊपर और ना इससे नीचे। इसे बोलते हैं हम सोनिक वेव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोनिक वेव्स कहते हैं। 20 हर्ट्ज की आवृत्ति जो होंगी, इसे भी सुन लेंगे, 20 हर्ट्ज की आवृत्ति को बोलते हैं अवसर्व तरंगें, और 20 से अधिक बोलते हैं परासर्व या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इन तरंगों को कुछ जानवर सुन पाते हैं और उससे अपना अनुभव कर पाते हैं। रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ब्लड प्रेशर, देखिए बीपी आप बड़ा फेमसली जानते हैं इसको, बीपी को किससे मापते हैं। बीपी है क्या, हमारी धमनियों में, हमारी धमनियां हैं, उन धमनियों में ब्लड द्वारा डाला गया दबाव को हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो तरह का होता है, हाई और लो चलता है, सिस्टोलिक और डायलिस्टोलिक इसको बोलते हैं। और ये जब हम मापते किससे हैं, देखिए एक तो ऑप्शन आपका बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और स्फिग्नोमैनोमीटर। बैरोमीटर से देखिए मापते हैं वायु दाब, इससे मापते हैं वायु दाब। हाइग्रोमीटर से मापते हैं वायु में नमी को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से देखिए तरल का घनत्व, इससे मापते हैं। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन बचा स्फिग्नोमैनोमीटर, जो आपने डॉक्टर पास देखा होगा, आपके हाथ में बांधता है वो, है ना, बाएं हाथ में बांध के बीपी लेता है। इसका आंसर कौन है, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम इसको मापते हैं। क्या निकल के आता है, नॉर्मल बीपी आपका रहेगा तो 120 से लेकर 80 mmHg ये नॉर्मल होता है। और देखिए लास्ट लिमिट जो नॉर्मल की इसकी है, लास्ट लिमिट जो नॉर्मल की है वो 140/80 Hg रहनी चाहिए। इससे ऊपर है तो ये आपका हाई बीपी है, और 120 से नीचे है तो ये आपका लो बीपी है। आजकल जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत लोग चलते फिरते गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण क्या है, आपका ये लो बीपी है। लो बीपी होने से अचानक से डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्दियों में पानी पीते रहें, सर्दियों में पानी पीते रहें, जिससे आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा और हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की समस्याएं दूर रहेंगी। पानी पीना बहुत जरूरी, सर्दियों में बहुत कम पानी हम कई बार पीते हैं, जिससे ये सर्दियों में हार्ट अटैक आने लगते हैं। पानी पीते रहें और ठंड से बच के रहें। सुनाई देखिए, भगत सिंह को किस तिथि को फांसी
की सजा सुनाई गई, सुनाई मतलब दी गई थी, यहाँ क्या बोलेंगे हम, दी गई थी। तो ठीक है, किस दिन फांसी हुई भगत सिंह को? ऑप्शन पढ़िए जरा, किस दिन भगत सिंह को फांसी हुई? 14 जनवरी, 14 जनवरी को नहीं हुई थी। 14 फरवरी, देखिए वैलेंटाइन डे होता है, नहीं हुई थी। 23 मार्च, 23 मार्च 1923 को, कब हुई थी? 23 मार्च 1923 को भगत सिंह को फांसी हुई। किसके साथ हुई? भगत सिंह थे, भगत सिंह और देखिए राजगुरु, राजगुरु और साथ में हमारे थे सुखदेव। तो इन तीनों को इस दिन फांसी हुई और तिथि कहलाती है शहीद दिवस। इसको हम क्या बोलते हैं? शहीद दिवस के रूप में सरकार इसको मनाती है। इसका ऑप्शन होगा 23 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने, भारत का दल जो गया था, उसने कितने स्वर्ण पदक जीते? 23, 28, 22, 30। तो देखिए इस दल ने हमारे 22 तो जीते गोल्ड, है ना, और भारत दल कितने पे रहा था? चौथे नंबर पे रहा था, 4th नंबर पे रहा था इस राष्ट्रमंडल खेलों में। 22 हमने गोल्ड जीते और नंबर 1 पर रहा था हमारा ऑस्ट्रेलिया, नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। हमने 16 जीते सिल्वर, 16 सिल्वर मेडल जीते, 16 सिल्वर मेडल जीते और 23 मेडल जीते हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते, 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कुल मिला के 61 मेडल हमने जीते थे। फर्स्ट नंबर पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे रहा था इंग्लैंड और नंबर 3 पे रहा था कनाडा, नंबर 4 पे रहा इंडिया। तो ये देखिए आपकी आज के 20 सीरीज के हमारे क्वेश्चंस रहे। आज आपको ये क्वेश्चंस मिले, पढ़ें, इसको एनालाइज करें और अगली वीडियो तक आपका सभी का धन्यवाद।